हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तथास्तु। और प्रीलिम्स हो गया है तो एक होड़ सी लग गई है आंसर कीज के लिए बच्चों में भी और टीचर्स में भी कि कौन जल्दी से जल्दी दे। तो यहाँ पे हम आंसर की तो देंगे, लेकिन दैट्स नॉट द प्राइमरी मोटिव। हमारा प्राइमरी मोटिव है ये देखना कि क्या हमने जो कल बात करी करी थी कि क्या कॉमन सेंस से, क्या लॉजिक लगा के, किसी तरीके से सोच समझ के क्या हम किसी आंसर्स को पर पहुंच सकते हैं, या ठंडे दिमाग से हम यूज करें अपने दिमाग को तो क्या हम आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए कितनी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज सेट डी। पहला क्वेश्चन है कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग मीडियम एंटरप्राइजेस का जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना है, उनकी एलिजिबिलिटी कितनी है, उनका डेफिनेशन में कितना करोड़ का जो क्वांटम है वो आता है। तो ये न्यूज़ में था। जो इसका नया एक्ट आया है या नया जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं वो तो सबने पढ़े क्योंकि वो करंट अफेयर्स में थे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी करंट अफेयर्स में कोई चीज़ हो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें ज़रूर जाके पता कर लेना चाहिए। तो अगर आपने करंट अफेयर्स में न्यू डेफिनेशंस पढ़ी तो एक बार जाके देख लेना चाहिए कि कौन सी पुरानी डेफिनेशंस थी। तो पुरानी डेफिनेशन के अनुसार 5 करोड़ टू 10 करोड़ इज द वन इन द मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर हम सेकेंड इसकी स्टेटमेंट को देखें कि ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि हेल्प हो, और जनरली करंट अफेयर्स में भी ऐसा देखा था, नोट्स वगैरह में, पीआईबी के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी बैंक लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आएंगे, जो भी एमएसएमई को दिए जाएंगे। तो बोथ द statements are, this statement is wrong and this statement is correct, so answer is 2 only. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, with reference to central bank digital currencies consider the following statements। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है इसके ऊपर करंट अफेयर्स में था ही था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक, और इसके ऊपर पीआईबी ने भी लिखा हुआ है। तो ये क्यों बनाया गया, ये सेंट्रल बैंक और डिजिटल करेंसीज इसलिए बनाया गया ताकि हमारी जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है या फिर एक्सटर्नल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, और as well as to counter the digital currencies that are going around, the volatility of bitcoins and etc, we have to counter that। तो उनको ठीक करने के लिए ये डिजिटल करेंसीज लाई गई हैं। तो पहला तो हम सिर्फ ऑप्शन, मतलब इस बात को अगर हमें पता है कि डिजिटल करेंसीज, हमने पीआईबी का वो छोटा सा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाली तो इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग, यस दिस इज करेक्ट। इसीलिए तो लाई गई है, यही तो ऑब्जेक्टिव है डिजिटल करेंसी को लाने का। A digital currency can be distributed with the condition programmed into it such as a time frame for spending it। Absolutely गलत। क्यों? लॉजिक कहता है अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने 10 रुपए खर्च नहीं किए तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी 15 दिन बाद, तो क्या ये करेंसी जैसा साउंड कर रहा है? क्या बैंक ऐसी चीजें निकालेगा? और वो भी खास करके सेंट्रल बैंक नहीं निकालेगा। और जब जहां उन्होंने ये कह दिया कि डिजिटल करेंसी यानी ई रूपी इज समथिंग वेरी सिमिलर टू फिएट करेंसी, उसको फिएट करेंसी जैसी उन्होंने एक रिस्पेक्ट दे दी, तो क्या इस वाली बात को वो इंक्लूड करेंगे? लॉजिकली नहीं करेंगे। सो आंसर इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? वन ओनली। Now, coming to the third question, in the context of finance, the term beta refers to. Again, this is a part of current affairs. Current affairs में beta जैसी terms के बारे में बहुत कुछ चल रहा था. And out of this, this is the correct answer. I am not going to discuss all of this because it might get too technical. But in essence, beta means difference between two things, part and whole, a numerical value that measures the fluctuations of a stock to changes in the overall stock market। एक स्टॉक का ओवरऑल स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, दिस इज समथिंग
which of course you need information for it. ये पढ़ा होना चाहिए, तभी आप correctly कर पाएंगे इस question को. For this you need information. But if you have a little bit idea about beta, what exactly is the beta part of it, then you can, you know, try to get into a comfortable zone of doing this question also. Now coming to the fourth question, consider the following statements. The self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. SHG फाइनेंशियली डिप्राइव माइक्रो क्रेडिट तक बात ठीक है, लेकिन ये SBI ने नहीं किया. आपने अगर SHG कहीं पर भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है. तो SBI का होने का तो कोई मतलब ही नहीं है. SBI इज अ शेड्यूल्ड बैंक एंड इट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी विच हैज बीन रन बाय नाबार्ड. नाबार्ड ने स्टार्ट किया था इसको. इसके अलावा सेकंड ऑप्शन, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और जैसे ही हमारा 1 गलत हो गया तो हमारा ये भी गलत हो गया. और हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए इन्होंने कितनी स्मार्टनेस दिखाई है. ऐसे नहीं करना, ये एलिमिनेशन टेक्निक जो आपको बता रहे हैं ना, ऐसे नहीं करनी है जैसे बता देते हैं कि भाई 1 हटा दो 2 हटा दो. क्वेश्चन जरूर पढ़ना है. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि इनमें से कौन सा सही है, इसमें से क्वेश्चन है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है. तो अब क्या करना है, तो हमने देखा कि ये वाला गलत है हमारा, और अब इन दोनों को हमें एवेल्युएट करना है. सीधा एलिमिनेशन टेक्निक की तरफ नहीं जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी. In a self-help group, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. Correct. कलेक्टिव गारंटी होती है. जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मोटिव ही यही है कि कलेक्टिव गारंटी, एक दूसरे के प्रेशर के कारण लोग लोन्स के रीपेमेंट कर पाए, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक मेन मोटिव है. सेकेंडली, रीजनल रूरल बैंक्स और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो एसएचजीज को सपोर्ट करते हैं. लॉजिकल है. बैंक्स अगर एसएचजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सपोर्ट कैसे मिलेगा एसएचजीज को, और ये तो नेशनल पॉलिसी है तो ये दोनों बैंक्स करेंगे ही करेंगे. लॉजिकल है, गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए बोलेगी भी. तो ये दोनों ही ऑप्शंस लॉजिकली भी करेक्ट है, और अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ऑफ कोर्स आप इनको करेक्ट कर ही सकते हैं. और ये गलत है, बट दिस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा. अगर लॉजिक लगाने की बात कहें तो ये बात समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक, अगर एक ही बैंक की पॉलिसी होती तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़े ना बन पाती है ना. एक बैंक की नहीं है ये, कुछ ना किसी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी का कुछ ना कुछ स्कीम होगी. तो अगर हम इसको देखें, हाउ मेनी आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, consider the following statements. Statement 1. India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. बात सही है, हमारा ज्यादातर फोकस किस पे है, क्यूरेटिव पे है, लेकिन लिमिटेड तरीके से एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस के साथ हम प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव पे भी फोकस करते हैं. बड़ी मॉडरेट सी स्टेटमेंट है, तो इसकी गलत होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि मॉडरेट है. अब लिमिटेड, कितनी लिमिटेड, कोई पैमाना तो हो नहीं सकता लिमिटेड का. और ये वाली बात भी सही है कि हम क्यूरेटिव भी करते हैं, तो इन्होंने कहीं पर ये तो कहा नहीं कि हम प्रिवेंटिव नहीं करते, यानी हम पोलियो ड्रॉप्स नहीं देते, ऐसा तो नहीं कहा. इन्होंने कहा लिमिटेड तौर पे हम प्रिवेंटिव भी करते हैं, प्रोमोटिव भी करते हैं, रिहैबिलिटेटिव भी करते हैं. तो इस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, लॉजिकली भी और वैसे भी. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज. इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है इन द सेंस स्टेट के पास हेल्थ का एक जिसे कहना चाहिए सब्जेक्ट प्राइमरीली आता है. लेकिन अगर हम कहें क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो पहली बात तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है हेल्थ. लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर क्यूरेटिव केयर वगैरह की बात हो रही है, और यहाँ पे स्टेट को
उसे स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं, या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, उसकी बात हो रही है। तो दोनों के सब्जेक्ट्स ही एकदम डिफरेंट हैं। तो अगर हम आंसर की तरफ जाएं तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, both are correct, and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. So answer should be B. Now coming to the next question, question number 6. Consider the following statements. Statement 1. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of world's underground groundwater withdrawal each year. ये रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर बहुत बार इस रिपोर्ट का मेंशन हुआ। ज़्यादातर लोगों ने इसको रिलेट किया वाटर क्राइसिस से, जो कि एक मेंस पर्सपेक्टिव से सही भी है, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लोगों ने सोचा नहीं था कि इसके एसोसिएटेड इंडिया के जो डेटा होंगे वो आ जाएंगे। तो और अगर हम वैसे भी अगर हमने वो रिपोर्ट को हल्का सा भी देखा है, एक बार उसके विषय में जाके उसकी वेबसाइट पे भी हल्का सा देखा है, तो हमें हल्का हल्का अंदाजा लग जाएगा that India extracts a quarter of world groundwater withdrawal each year. This statement is correct. हम इतना पानी यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कई सारे डेटाज लिखे हुए हैं कि इंडिया इज द हाईएस्ट विड्रॉल, डूइंग द हाईएस्ट विड्रॉल्स। उसके बाद कुछ एशियन और कंट्रीज हैं 70%, कुछ 4-5 कंट्रीज मिलके विड्रॉ कर रही है। तो उस डेटा से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ 25% वाला जो डेटा है वो सही हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर, नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर। पहली बात तो क्या मतलब ऐसी, मतलब नीड्स टू एक्सट्रैक्ट को तो हम लोग नहीं कह सकते। नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स अंडरग्राउंड water each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of the almost 18% of the world population. अब बेसिकली यहाँ पे ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे एज एफ ये बात रिपोर्ट ने कही हो, लेकिन ऐसा इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हमें इसको बिल्कुल दिमाग में लेके नहीं चलना कि ऐसा रिपोर्ट ने कभी कहा होगा, और कहा हो भी नहीं सकता, क्योंकि पहली बात अगर वाटर कंजर्वेशन की बात कर रही है रिपोर्ट, तो वो नीड तो नहीं बोलेगी कि और ज़रूरत है वाटर एक्सट्रैक्शन करने की। दूसरी बात, अगर आपने उस रिपोर्ट के बारे में कहीं से पढ़ा और आपको बेसिक अंदाजा है अपने इंडिया के वाटर क्राइसिस का, तो आपने सुना होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा कि लगभग 80% जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कहाँ यूटिलाइज हो जाता है, एग्रीकल्चर में। तो यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो और एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, रीयूटिलाइज या फिर बेटर यूटिलाइज करने की ज़रूरत है हमारे फ्रेश वाटर को। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, और इसका आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो वी कैन गो लाइक दिस. नाउ कमिंग टू द 7th question. Consider the following statements. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. सीधा हाँ नहीं, हाँ ये वाला 7th, ये वाली बात सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है. अगर आपने लक्ष्मीकांत या कोई भी पॉलिटी की किताब पढ़ी है, आपको पता है कि ये वाली स्टेटमेंट सही है. Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. ऐसा लॉजिकली सोचे तो नहीं हो सकता. क्या हमारे किसी भी राइट को कॉन्स्टिट्यूशन डिबार कर सकता है? सब इवन इफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए किसी को लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता लॉजिकली कि किसी को भी लीगल काउंसिल तक लेने की परमिशन नहीं देगा कॉन्स्टिट्यूशन. लीगल काउंसिल लेने की परमिशन दे सकता है, उसमें स्टेट का कोई वो नहीं है. और उसके सारे आर्टिकल्स को अगर आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो स्टेट कभी भी कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स को स्नैच नहीं करेगा अपने सिटीजन्स से. तो मुझे लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है. लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एम्बिग्विटी कहीं ना कहीं किन किन आर्टिकल्स में मिलती है, पर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है. अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे पोटा भी कहा जाता है, उसके अंदर सॉरी, confession of the accused before the police cannot be used as a evidence.
जनरली लॉ के अंदर पुलिस के सामने जो एविडेंस दिए जाते हैं वो पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन पोटा के अंदर ये एक्सेप्शन करा गया है कि हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कन्फेशन दिया गया है तो वो एक्सेप्टेबल होगा एविडेंस के तौर पे। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है और ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। यानी हमारा आंसर हो गया हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन आप देखिए हाउ मेनी, नॉट विच, ओनली वन। So answer is only one. Now coming to the next question. ये डायरेक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। आंसर इज डी, सोमालिया। Ninth question, it's a very interesting question. In India, the biodiversity management committees are key realization to the realization of the objectives of Nagoya Protocol. आपको अगर Nagoya Protocol के बारे में पता है, what is Nagoya Protocol? It is a access and benefit sharing organization, जहाँ जो CBD के अंदर access and benefit sharing को promote करती है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी से जो फायदे होते हैं वो लोकल कम्युनिटीज, नेटिव कम्युनिटीज को भी मिले। दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड दे शुड हैव some say in the access and benefit sharing part of the natural resources. So if you know about Nagoya Protocol and if you know about biodiversity management committees which have been formed, you will see that they are directly helping in the achievement of objectives of Nagoya Protocol. And if you know this, you will also know that these management committees have been given a very important function to levy collection of fees to access biological resources within its jurisdiction. Means if some scientist or some researcher wants to access some kind of a natural resource of a particular native area, a particular forest, then the management committees, the biodiversity management committees can levy a certain kind of fees कि अगर आप हमारा ये वाली पौधा यूज करेंगे, अगर आप ये रिसोर्सेज यूज करेंगे, हमारी कोई मेडिसिनल नॉलेज यूज करेंगे तो आप हमें कुछ उसका बेनिफिट शेयर करेंगे। तो ये इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आपने कभी बीएम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज के बारे में पढ़ा होगा तो ये लेवी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट ये पावर नहीं देती कि वो टैक्स, लेवी, फीस लगा सके। तो अगर किसी बॉडी को दिया है तो वो हाईलाइटेड हो जाता है जनरली। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? नाउ सी विच, है ना, तो आपको एकदम क्लैरिटी हो गई। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Tenth question is again a very simple question. Of course not this option, but yes, it's a question जो कि आपकी डायरेक्टली बुक से आया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि किस चीज को हाईलाइट करके देखना है, नॉमिनेटेड। आपको अगर आपने देखा एकदम नॉमिनेटेड मेंबर्स, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नहीं, सिर्फ इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, जब हटाना होता है तब आते हैं नॉमिनेटेड। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टेड elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन नीचे MLAs 1/1000। तो ये नंबर ऑफ MLAs कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स नीचे आ गए, तो ये अपने आप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन ऑफ केरला, ये डायरेक्टली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा लगाना भी पड़ेगा, लॉजिक से अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटलीस्ट सीट्स पता होने चाहिए और पॉपुलेशन का अंदाजा होना चाहिए। फिर भी अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर कभी गए होंगे तो वहां पे इनकी वैल्यूज भी गिवन होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश के वोट की वैल्यू है 131 और हमारे केरला की वैल्यू है 152।
तो दोनों के वोट्स के अंदर वैल्यू में अंतर है, बिकॉज दोनों की पॉपुलेशन और सीट्स के बीच में अंतर है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ अंतर हमारे पौंडीचेरी और पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में है। पुडुचेरी इज समवेयर अराउंड 16 एंड अरुणाचल प्रदेश इज समवेयर अराउंड 8। तो ये दोनों के अंतर है। अब खैर अब ये वैल्यूज या तो पता हो तब हम कर सकते हैं, नहीं तो हमें लॉजिक लगा के करना पड़ेगा, लेकिन गलत होने के चांसेस थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लॉजिक से यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा आंसर इसके अंदर आ जाएगा ए, ओनली 1, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड इसके अंदर हमारी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो 4th वाली है। 11th, consider the following countries. How many of the above mentioned countries share a border with Ukraine? अब यहाँ पर हमारी अगर कंट्रीज के अंदर बात करी जाए, और यूक्रेन इतना ज्यादा न्यूज में था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सब बच्चे कर आए होंगे। तो रोमानिया एंड हंगरी, ये दो जो नेशंस हैं वो उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा टोटल वैसे 7 हैं, ये 2 हैं। इसके अलावा हमारे पोलैंड, स्लोवाकिया, मोल्डोविया, रशिया एंड बेलारूस, ये वाले हमारे जो नेशंस हैं वो भी इसके साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं। अगर उसके अंदर लास्ट वाले के अंदर हम लोगों ने ना आंसर मार्क नहीं किया, तो कितनी कंट्रीज हैं? हंगरी एंड रोमानिया, ओनली 2। 11th का आंसर आ गया ओनली 2। Twelfth, with reference to Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? अगर हम देखें, ये टोटल इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। सो insolation received at equator is roughly about 10 times of that received at the poles. अब मैं इस स्टेटमेंट को लेके श्योर नहीं हूँ कि 10 टाइम्स है या 5 टाइम्स है या इससे ज्यादा है। नो, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, वरना हम इसके बारे में कॉन्क्रीटली नहीं बात कर सकते, तो लॉजिकली इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसके लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, दैट इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, ये हमें पता है कि गलत है, क्योंकि कभी भी आपने साइंस वाली जो नॉर्मल बुक्स होती है उनको देखा होगा, या ज्योग्राफी वाले इंसोलेशन पार्ट को भी देखा होगा, तो अराउंड 50 to 52% के अराउंड ही होता है इंफ्रारेड। ये भी इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। इसके अलावा ये बात हमने हमेशा हीट बजट के दौरान पढ़ी है। जो हीट बजट आता है ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में भी गिवन है, तो ये वाला जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली सही है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ऑफ कोर्स नॉट। इंफ्रारेड का ही मतलब है कि इट्स बियॉन्ड विजिबल सेक्टर, मतलब विजिबिलिटी के अंदर नहीं आता। अगर वो विजिबिलिटी के अंदर आता तो वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाता, लेकिन उसके बियॉन्ड आता है ये। तो यानी अगर हम देखें, ये दोनों तो गलत ही हो गए, ये हम श्योर नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि पक्का से श्योर है हम, तो आंसर है सी। 13, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बेसिक ज्योग्राफी है, ये हमें पता ही है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वो रिच नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ लीचिंग। इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे बह के सीप इन कर जाता है। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट गलती हो गई पहली। तो जैसे ही हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमें पता है कि ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन तो वैसे ही हमारी खत्म हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? रैदर, ये वाली स्टेटमेंट भी खत्म हो गई। तो अगर हमें स्टेटमेंट 1 ही भी पता है, तब भी हम उसके बारे में बता सकते हैं, तब भी हम आंसर पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हो, अभी तक हमने सेकंड ऑप्शन पढ़ा भी नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है, और ये एकदम बेसिक सा हमारा फैक्ट है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर पढ़ ले तो जो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होता है, उसके कारण डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। यह भी हमने इसी के साथ ही लगभग फैक्ट पढ़ा होगा जब हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज
D. 14th. Statement 1. The temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winters. लेकिन ज्योग्राफी अगर हमने पढ़ी है तो हमें पता है कि विंटर्स के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट होता है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है, वो ज़्यादा होता है. और स्टेटमेंट 2 एक बेसिक साइंस का फैक्ट है जो हमने हर बहुत जगह पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द लैंड. तो यानी कि ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, ये वाली सही हो गई. और अगर हम इसके अंदर आंसर देखें हमारा, तो हमारा आंसर है डी, दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. ये एक, क्योंकि पीछे अर्थक्वेक्स वगैरह की बहुत बार बात हुई, न्यूज करंट अफेयर्स में भी आया, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना था, पता था ज्योग्राफी के अंदर. तो अगर हम सिस्मोग्राफ से रिलेटेड देखें कि पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स बिकॉज पी वेव्स आर फास्टर. बिल्कुल सही बात है. इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो. बिल्कुल सही बात है, वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर एज एस वेव वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. ये भी बिल्कुल सही बात है. दोनों ही स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी से हैं. तो इसका आंसर क्या है हमारा? बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से भी आपके क्वेश्चंस आराम से हो रहे हैं, लॉजिक से भी हो रहे हैं, करंट अफेयर्स से बहुत सारी चीजें आ रही हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सी वाटर यूज करता है पावर प्लांट्स, इंडिया में कर रहे हैं, है ना, वो न्यूज में भी कहीं ना कहीं आई हुई थी ये वाली बात. दूसरी, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट. इसी के कंटेक्स्ट में आई थी कि हम लोगों को ज्यादा सी वाटर यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज के अंदर है जहाँ पानी की कमी है, ऑलरेडी कमी है. तो इसलिए वहां पर उनको सी वाटर अगर वो यूज करेंगे तो हमारा फ्रेश वाटर बच जाएगा हमारे सैनिटेशन और ड्रिंकिंग के पर्पसेस के लिए. एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. बिल्कुल प्राइवेटली ओन्ड हमें पता नहीं है कि बहुत सारे पावर प्लांट है, टाटास के हैं, मुद्रा है. तो ये वाला यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. तो आंसर क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Wolbachia method is sometimes talked about in reference to which one of the following. ये भी साइंस कह लो या फिर करंट अफेयर्स कह लो. Wolbachia मेथड क्या है? आपने एडीज इजिप्टिस नाम के एक मॉस्किटो का नाम सुना होगा, और ये क्या करता है? डेंगू करता है, जीका वायरस को भी हार्बर करता है. तो अब एक नया टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करी गई है जहां पर इन मॉस्किटोज के अंदर वॉल्बाचिया जो बैक्टीरिया है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड दिस बैक्टीरिया कम्पीट्स विद द वायरस. सो जब वो वायरस से कम्पीट करता है तो जिन जिन मॉस्किटोज के अंदर ये बैक्टीरिया है वो वायरस को हार्बर नहीं करेंगे, यानी कि वो किसी भी तरीके से उस डिजीज को, उस वायरल डिजीज को नहीं फैलाएंगे. एंड दिस इज about controlling the viral disease spread by mosquito in simple essence. Continuing to the next question, 18th. Consider the following activities. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. हमें अगर क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, मैंने पहले पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए अगर इसमें हम कहें तो which of the following activities are considered for carbon capture and sequestration. इनमें से कौन सी कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन को प्रमोट करती है, कौन सी वो एक्टिविटी है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्रमोट करती है, ये जो ग्राउंड फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसी तरह से एल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस को बढ़ाने से भी हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज होता है. और ये कहा भी, मतलब बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं जो हमारी ऐसी नई टेक्निक, कई सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए कहते हैं ना, जियो इंजीनियरिंग को यूज करने के लिए कहते हैं टू इंक्रीज कार्बन कैप्चर, उसके अंदर ही आता है. और पंपिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू माइंस. तो ये तीनों ही
ज्योग्राफी के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बहुत बेसिक से हैं ये, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। तो यानी कि अगर हम कहा जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करती हैं, तो हाउ मेनी, all three activities are used for carbon sequestration. Next is aerial metagenomics. So ये aerial metagenomics जो है ये इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल था, वहां से लिया गया है। देख रहे हैं, पता नहीं कैसे सारे न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स आ रहे हैं, हिंदू को छोड़ के ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेटाजेनोमिक्स होता है टू कलेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस थ्रू वेरियस कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। और एरियल मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ हवा से उन सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए, यानी कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। ये ही एग्जैक्टली लिखा हुआ है वहां पर, 19 का ऑप्शन है ए। नाउ 20th is microsatellite DNA is used in the case of which one of the following। ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं। एंड वी नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन यूज्ड इन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स टू स्टडी द वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना। तो इसका आंसर है ए, स्टेम सेल से। और वैसे अगर हम लॉजिकली भी सोचें, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का स्टेम सेल के स्टिमुलेशन में क्या रोल हो सकता है? कोई रोल नहीं होगा, है ना। किसी चीज को स्टिमुलेट थोड़े ना कर दे, डीएनए तो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे उसके साथ पड़ी हुई है, तो उसको स्टिमुलेट थोड़े ना करेगा कि वो किसी और को स्पेशलाइज टिश्यू में डेवलप करे। क्या वो प्रमोट करेगा क्लोनल प्रोपगेशन को? वो भी नहीं करेगा, प्रमोट जैसे काम नहीं करेगा। एसेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग, वो भी नहीं करेगा। यानी किसी ना किसी तरीके से डीएनए को तो हम स्टडी करते हैं ना, स्टडी करते हैं, देखते हैं कि भैया किसका डीएनए किससे मिलता है। बच्चे का डीएनए पेरेंट से मिलता है तो हम कहते हैं हाँ पेरेंटेज फिक्स्ड है। तो यानी कि हम अपना डीएनए पीछे ले जाके फिक्स करते हैं स्पीशीज के साथ कि हम इस एवोल्यूशन के पार्ट थे या नहीं। तो ये समझ में आ रहा है लॉजिक से भी कि एवोल्यूशनरी स्टडीज में इसका ज्यादा मतलब बनता है। Then next is question number 21. It is a question from history. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि ये कहीं बेसिक बुक्स के अंदर मैंने ये वाले नाम कभी देखे नहीं है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, शायद उन बच्चों को ये फायदा हो इसका। लेकिन अगर इसके अंदर, क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश प्रेस में इसे पढ़ा नहीं था, चर्चेस के बारे में भी इसका कोई खास था नहीं, पर इसमें फिर भी डाउट हो सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसके बारे में बहुत कॉन्क्रीटली नहीं कह सकते। लेकिन आंसर इसका है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। मैंने भी इंटरनेट से ही देखा, मुझे भी नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 22, ये कल्चर का बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था, इसके अंदर ज्यादा आपको भी परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि हमें पता है सीतनावसल जो है हमारा जो सीतनावसल केव्स है वो हमारी जैन केव्स है, तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे मिलती हैं। भज केव्स महाराष्ट्र में मिलती हैं और बुद्धिस्ट केव्स हैं। और कंफ्यूजन आती है बेसा नगर को लेके, लेकिन बेसा नगर को भी लेके कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए क्योंकि वैष्णवाइट है और वहां पे केव्स भी नहीं है। वहां पे किसी चीज के लिए अगर वो फेमस है तो वो एक इंस्क्रिप्शन वगैरह के लिए फेमस है, इस चीज के लिए तो बिल्कुल फेमस नहीं है। तो अगर हम कहें if we can say this option is correct, this option is correct. How many, again you see, how many, not which, how many of the pairs are correctly matched? Only 2 are correctly matched.